नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं अधिगम के बारे में। और आज हम अधिगम के दौरान पढ़ने वाले हैं दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत और इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों थॉर्नडाइक के बारे में। सबसे पहला ही सिद्धांत है और वो है व्यवहारवादी सिद्धांत, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको बड़े ही ध्यान से देखना। और यहाँ से लगभग कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ में जीन पियाजे, ब्रूनर, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं अधिगम के अंदर। तो इन सारे सिद्धांतों को बड़े ही ध्यान से देखना। इनके नाम वगैरह भी जो हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, तो उनको भी ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए, सिद्धांत का नाम है संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। प्रवर्तक E.L. थॉर्नडाइक 1874 से 1989 जो है इनका कार्यकाल रहा था। प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया था, तो वो हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको, इसका जो सिद्धांत है उसका नाम का ध्यान रखना, संबंधवाद का सिद्धांत है इसका नाम। ठीक है, इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, यानी कि SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। क्या कहते हैं? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इसको। ठीक है, तो SR थ्योरी भी कैसे कहते हैं इसको, और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, इसके कई अन्य सारे नाम भी हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इसके तरीके से जो आगे सिद्धांत आएंगे उनके भी अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो इन नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब आप सिद्धांत को समझेंगे तो आपको इनके जो नाम है वो क्लियर भी हो जाएंगे, साथ साथ में कि इस सिद्धांत का नाम जो है, इस अन्य नाम जो है वो किस प्रकार से इसके पड़े हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है इसके प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बाद में है एक और आवर्ती का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, और संबंधवाद या बंध का सिद्धांत। तो हमने ऊपर देखा था संबंधवाद का सिद्धांत, तो देखा था हमने, तो संबंधवाद और बंध का सिद्धांत यानी कि इसमें एक बॉन्ड बनता है। चयन का सिद्धांत यानी कि इसमें किसी चीज़ का चयन किया जाता है। आवर्ती का सिद्धांत यानी कि इसमें बार बार जो है रिपीटेशन होता है चीज़ों का। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ठीक है, और एक है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयास भी होता है और इसमें कुछ गलतियाँ भी होती हैं। ठीक है, व्यक्ति प्रयत्न भी करता है और साथ में जो है भूल भी जाता है, तो इसके अन्य नाम भी हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अधिगम के अंदर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ वर्ड आएंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जो शब्दावली है वो थोड़ी कंफ्यूजन वाली शब्दावली है। तो इसके शब्द जो हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इसमें जो शब्द हैं वो क्या कहना चाहते हैं और शब्दों का अर्थ क्या है। यानी कि एक नाम आ गया उद्दीपक, फिर आ जाता है अभिप्रेरणा, पुनर्बलन और रेस्पॉन्स या अनुक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि उद्दीपक क्या है, ठीक है, अनुक्रिया क्या है, पुनर्बलन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, चिंतन क्या है, कल्पना क्या है, तर्क क्या है। तो यह सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, उद्दीपक का मतलब होता है दोस्तों वह वस्तु या स्थिति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, उद्दीपक का जो अंग्रेजी मतलब होता है वो होता है स्टिमुलस। इसको अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं हम। तो अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश वाला देख लेना, कि अगर स्टिमुलस लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो उद्दीपक की बात की जा रही है। ठीक है, तो वह वस्तु या स्थिति जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करें, तो वह होती है उद्दीपक। जैसे कि भोजन हो गया, पानी हो गया, लक्ष्य हो गया। आपका लक्ष्य है कि आपको नौकरी पाना है, तो वो जो नौकरी है ना, जो आपका लक्ष्य है ना, वो एक उद्दीपक का जो है रूप है। यानी कि आपके सामने एक उद्दीपक है, वो आपकी जो नौकरी है वो आपके सामने एक उद्दीपक है, आपका लक्ष्य है कि आपको नौकरी पाना है। अब उस नौकरी को पाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो जो है वो होती है अनुक्रिया। ठीक है, तो उद्दीपक तो हो गया आपका लक्ष्य, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य। तो आपने उद्दीपक देखा, आपने लक्ष्य को देखा, और लक्ष्य को पाने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि अभी पढ़ रहे हैं ना, तो यह हो गया आपका अनुक्रिया। यानी कि उद्दीपक तो हो गया आपका लक्ष्य, और उद्दीपक को प्राप्त करना हो गया आपका अनुक्रिया, या फिर उसको कह सकते हैं हम रेस्पॉन्स। ठीक है, तो उद्दीपक को कहते हैं हम स्टिमुलस, और रेस्पॉन्स को, अनुक्रिया को कहते हैं हम रेस्पॉन्स। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले एक भूखी बिल्ली पर प्रमुख रूप से प्रयोग किया था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, और
उससे जो है इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और इस प्रतिपादन को या इस सिद्धांत को जो है इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब तो दोस्तों इसमें जो है थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया। उसमें क्या किया गया कि एक भूखी बिल्ली थी, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, यानी कि एक पजल बॉक्स था, उसके अंदर बंद कर दिया थॉर्नडाइक ने। और बाद में क्या किया कि उस पिंजरे के बाहर कुछ खाना रख दिया अलग से। ठीक है, और वो खाना ऐसा था कि वो पिंजरे के बाहर उस बिल्ली को दिखाई दे रहा था। अब बिल्ली उस भूखी थी और सामने उसके वो भोजन था। अब वो उसको भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही थी। वो बार बार उस पिंजरे के अंदर दौड़ रही थी और पिंजरे के अंदर उसने एक लीवर लगा रखा था। ठीक है, एक बटन लगा रखा था कि जैसे ही उस बिल्ली का पंजा उस बटन पर पड़ेगा और वो पिंजरे का गेट खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आकर भोजन खा लेगी। ठीक है, तो बिल्ली ने क्या किया कि काफ़ी सारा इधर उधर वो भागी दौड़ी और जैसे ही उसका एक पजल पर जो उस बटन पर उसका पैर पड़ा और जैसे ही वो पिंजरा खुला और जाके उसने वो खाना खा लिया। अब बाद में उन्होंने हाथों हाथ ही जो है एक फिर से थोड़ा भोजन रखा और बिल्ली को वापस अंदर डाल दिया। अब बिल्ली ने थोड़ा और प्रयास किया और फिर जो है वापस उसने खाना खा लिया। ये इन्होंने थॉर्नडाइक ने काफ़ी सारा 3-4 बार इस चीज़ को दोहराया। तो उनको लगा कि अब बिल्ली जो है वो उसको पता चल गया है कि भाई ये लीवर पर पैर दबाने से जो है मैं फटाफट से खाना खा सकती हूँ। तो जैसे ही थॉर्नडाइक ने अगली बार खाना रखा, बिल्ली ने सीधा लीवर पर पैर दबाया और सीधा ही गेट खुल गया और उसने खाना खा लिया। तो इस पर जो है इस थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और कुछ बातें बताई हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर प्रमुख रूप से 2 बातों पर बल दिया गया है। इस निष्कर्ष पर जो है थॉर्नडाइक ने यहाँ पर 2 बातों पर विशेष बल दिया है। एक तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपके लिए अभिप्रेरणा का होना जरूरी है और अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। तो अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे मोटिवेटर आते हैं या कई सारे मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, कई सारे टीचर्स भी हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, नौकरी के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपके अंदर ऊर्जा बढ़ते हैं, आपके अंदर उत्साह बढ़ते हैं। तो वो काफ़ी सारे टीचर होते हैं ना, मोटिवेटर का काम करते हैं, तो वो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ते हैं, यानी कि आपके अंदर जो है अभिप्रेरणा बढ़ते हैं। तो वो अभिप्रेरणा होती है ना, वो सीखने के लिए विशेष ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और उसके साथ में आपको फीडबैक बनना ज़रूरी है। और इस पुनर्बलन का मतलब होता है फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक। यानी कि जब तक आपके पास में फीडबैक नहीं होगा, आपको पीछे से पुश नहीं मिलेगा, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने कोई काम कैसा किया है उसके बारे में आपको जब तक परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जो है हम अपने दैनिक उदाहरण के अंदर देखते हैं कि अब आप हॉस्पिटल में गए, आपने हॉस्पिटल में आपने कोई इलाज वगैरह करवाया, फिर आप डिस्चार्ज लेकर घर पे आ गए, फिर आपके पास कॉल आता है हॉस्पिटल से, जो आपने नंबर वहाँ पर दिए हैं उस पर कॉल आता है, आपसे पूछते हैं कि भाई आपने जो यहाँ पर सेवाएं ली हैं उसमें आपको कितनी संतुष्टि मिली है, आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं या बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो जो भी आप उसमें कहते हैं कि भाई मैं संतुष्ट हूँ, असंतुष्ट हूँ, तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर रिव्यू लेकर या फीडबैक लेकर जो है वो काम करते हैं और बाद में उसमें सुधार भी करते हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए अभिप्रेरणा का और फीडबैक का होना ज़रूरी है या फिर पुनर्बलन का होना ज़रूरी है। जब तक एक व्यक्ति में अभिप्रेरणा नहीं होगी वो ढंग से सीख नहीं पाएगा और जब तक उसको बराबर से फीडबैक या फिर पुनर्बलन नहीं मिलेगा, पुश नहीं मिलेगा, तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो सीखने के लिए अभिप्रेरणा का और पुनर्बलन का दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जो है वो इस निष्कर्ष के आधार पर इन बातों को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर दोस्तों सीखने के कुछ मुख्य नियम बताए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में यहाँ से निश्चित तौर पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यह मैं आपको विशेष तौर से कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से जो है इस एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाएगा थॉर्नडाइक से, और यहीं से इसी टॉपिक से मिल जाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अपने नोटबुक के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर इसको उतार दें। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सीखने के कुछ मुख्य नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों यहाँ पर तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। और इसको मैंने दोस्तों नाम दिया है TAP। क्या दिया है? TAP, यानी कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम हैं TAP यानी कि तत्परता का नियम। इसके अनुसार हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए
तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं और उसको हम शीघ्र सीख भी लेते हैं। इसको दोस्तों वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा है। क्या कहा है? इसको वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा है। दोस्तों देखिए ऐसा है कि आप जब कोई भी काम करते हैं ना या कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, तो उसके लिए अगर आप फटाफट से तैयार रहते हैं तो उसको आप जल्दी से सीख भी लेते हैं। जैसे कि आपने सिलेबस देखा पूरा का पूरा, ठीक है, राजस्थान जीके का सिलेबस देखा और आपको ललक जगी कि मुझे राजस्थान की जो है कल्चर अच्छे से पढ़ना है, और आपने एक चैप्टर निकाला और आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपने तत्परता से उस चीज़ को पढ़ा है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ा है, तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहेगी और जल्दी से आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं तत्परता के नियम के अंदर। ठीक है, और इसको वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा है। बात करें दोस्तों अगला, वो है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। इसको उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको अभ्यास का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अभ्यास का नियम है, यानी कि आपको जो है इसमें आप कब सीख सकते हैं? जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। ठीक है, चीज़ों को आप बार बार रिपीट करेंगे, आप निरंतर अभ्यास करेंगे, तब आप जो है जाकर कहीं अच्छे से सीख पाएंगे। इसमें उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जब आप अभ्यास करेंगे, जैसे कि अब आप पढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ों को एक बार, दो बार, चार बार पढ़ेंगे, या किसी बुक को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने एक बुक को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, चार बार पढ़ा। जब आपने उस बुक को चार बार पढ़ा, तो फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि इसमें मेरे लिए उपयोगी कौन सा है और अनुपयोगी कौन सा है। और ये उपयोगी अनुपयोगी वाली चीज़ें जो हैं वो आप चार बार पढ़ने के बाद में ही और बार बार अभ्यास करने के बाद में ही इसको डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए उपयोगी क्या है और अनुपयोगी क्या है। ठीक है, तो ये उपयोगी और अनुपयोगी का नियम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उपयोगी और अनुपयोगी वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे अभ्यास के दौरान ही हमारे समझ में आती हैं। ठीक है, कि हमें कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आता है दोस्तों, वो आता है TAP, यानी कि प्रभाव और परिणाम का नियम। प्रभाव व परिणाम का नियम, इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहा गया है। इसे संतोष और असंतोष का नियम और प्रसन्नता और दुख का नियम भी कहा जाता है। देखिए जैसे कि कोई बच्चा 1 घंटे तक पढ़ने के बाद खुश दिखाई देता है, तो वह अधिगम प्रभावी होगा, अन्यथा अधिगम जो होगा वो अप्रभावी होगा। यानी कि बच्चा काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है, अगर वह उस पढ़ने के बाद में खुश हैं, तो वो अधिगम होगा, वो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। जैसे कि आपने ये क्लास देखी, आपने ये क्लास लगभग आधे घंटे देखी, आधे घंटे देखने के बाद में अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आया, तब तो ये आपका अधिगम जो होगा वो प्रभावी होगा, यानी कि आपको वो समझ में आ गया, आप उसमें खुश भी होंगे। और अगर आपने आधे घंटे देखा और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो आपके लिए समय भी व्यर्थ जाएगा, आप नाखुश भी होंगे, और वो जो आपका अधिगम होगा वो वहाँ पर आपका अप्रभावी रहेगा। ठीक है, किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने पर उपहार देंगे तो बालक प्रसन्न होगा, और कम अंक लाने पर उसे डांट भी मिलेगी। ठीक है, तो कोई छोटा बच्चा है, वो अगर अच्छा नंबर लेकर आता है तो उसे आप गुड देते हैं, उसे आप शाबाशी देते हैं। वहीं कोई बच्चा है जो कम नंबर लेकर आता है, तो उसको डांट भी मिलती है और उसे पिटाई भी होती है। ठीक है, तो और जैसे कि अब आप अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई के दौरान अगर आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए, तो जो है उसमें आप खुश रहेंगे, और अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर आप उसमें निराश भी होंगे। तो वही बातें हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हो गया तत्परता का नियम, जिसमें व्यक्ति जल्दी से सीखता है और फास्टली सीखता है और लंबे समय तक उसको याद भी रहता है। दूसरा है अभ्यास का नियम, जिसको उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर प्रभाव और परिणाम का नियम। तो ये थॉर्नडाइक ने यहाँ पर 3 नियम बताए हैं जो कि मुख्य रूप से हैं। यहाँ पर दोस्तों थॉर्नडाइक ने अधिगम के गौण नियम भी बताए हैं। ठीक है, कुछ गौण नियम हैं जो कि अधिगम के बताए हैं थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से हैं? तो एक तो है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि व्यक्ति जो सीखता है वो बहुत सारी क्रियाओं को करने के बाद सीखता है। व्यक्ति आत्मीकरण के द्वारा भी सीखता है। ठीक है, आत्मीकरण के द्वारा भी सीखता है, अंतःकरण से भी व्यक्ति सीखता है। मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, यानी कि व्यक्ति जो है अपने मानसिक स्थिरता, यानी कि अपने मन को जो है स्थिर करके भी कई चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और व्यक्ति आंशिक क्रियाओं से भी सीखता है, छोटी छोटी क्रियाओं को करके भी व्यक्ति काफ़ी सारी चीज़ों को सीखता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, व्यक्ति जो है एक चीज़ को जो उसने पहले कभी की थी, उसके साथ वो उसी चीज़ को बाद में करके या उसके साथ जो है अपना संबंध स्थापित करके उस वैसा ही आचरण फिर से करके जो है चीज़ों को सीखता है।
ठीक है, तो ये होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो सीखने की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखिए अधिगम के जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह सिद्धांत छोटे और मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ये जो सिद्धांत हैं वो छोटे बालकों और मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी हैं। बालक में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। तो इसमें जो बालक होता है उसमें आशा के प्रति जो है परिश्रम के प्रति जो है वो आशा का संचार होता है। इसमें बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास भी होता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है कि यहाँ पर जो है आपको खुद को करके कुछ बताना होगा। इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बालक जो होता है वो आशावादी होता है और असफलता में भी सफलता को देखने की हिम्मत रखता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये एग्जाम में आपको इस तरह से पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो सिद्धांत हैं वो अभ्यास की क्रिया पर आधारित हैं। तो यहाँ पर जो है बार बार आपको रिपीटेशन करना पड़ता है और जितना आप अभ्यास करेंगे उसमें आप जो है उन चीज़ों को अच्छे से सुदृढ़ आप हो पाएंगे और अच्छे से उनको कवर भी कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी आपको अगर दिक्कत आ रही है और आपको समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। और मुझे जितना लगता है कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया है तो आपको समझ में शायद आ गया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी त्रुटि लग गई हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं जो है और अच्छे से आपको अगली बार और अच्छे से आपको जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, अगला सिद्धांत रहेगा दोस्तों हमारा पावलोव का सिद्धांत है और उसके बाद में BF स्किनर को हम देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट की वीडियो यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को ढंग से समझें ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप एक बार चीज़ों को समझ लेंगे तो आप जो हैं इनको एग्ज़ाम तक अच्छे से अपने माइंड में भी स्थिर रख पाएंगे और यहाँ से आपका आने वाला सवाल जो होगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।